लास्ट मंथ लेफ्ट फॉर सीए इंटर एग्जाम्स, इवन लेस देन 1 मंथ इज लेफ्ट। अभी जो सिचुएशन, इतना एंजाइटी, प्रेशर, सेल्फ डाउट रहता है ना, हम किसी को बता नहीं सकते, कोई समझ नहीं सकता। सिर्फ वो बंदा जो इसने इस सिचुएशन को खुद से सफर करा है, सिर्फ वो समझ सकता है। सो मैंने अपने सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे थे, लेजिट लेस देन 2 मंथ्स के विद इन। और मैं समझ सकती हूँ कि कितनी ज्यादा टफ सिचुएशन रहती है जब हमें बहुत कम टाइम में बहुत वास्ट कोर्स जो है वो कवर करना रहता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो साइमल्टेनियसली चलती है, सिर्फ कोर्स कवर करना टास्क नहीं रहता है, साथ ही में दूसरी दिक्कतें भी रहती है। इतना ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट रहता है ना। सबसे पहले हम अगर किसी से भी पूछने जाए तो सभी लोग बोलेंगे कि रिविजन्स कर लेना, जितना ज्यादा रिविजन्स करोगे उतना अच्छा रहेगा। एक टेस्ट जरूर देना, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, आरटीपी के क्वेश्चंस कर लेना, डिफिकल्ट चैप्टर्स मिस आउट मत करना, वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करना। और एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हम सोचे तो हमें इतना ज्यादा इरिटेशन होता था मुझे उस टाइम पर कि यार मैं एक इंसान हूँ, रोबोट थोड़ी ना हूँ कि सब कुछ कर लो और सिर्फ इतना कम टाइम बाकी है। और ऐसे भी तो स्टूडेंट्स रहते होंगे जिनकी रिविजन्स तो छोड़ो, एक बार का कोर्स भी कवर नहीं हुआ है। एंड लेजिट मेरी वही सिचुएशन थी कि जहां पर बाकी लोग रिविजन्स कर रहे थे, मैं ऐसे सिचुएशन से सफर कर रही थी कि मैंने अभी इन कोर्स को एक बार देखा तक नहीं है, तुम रिविजन की बात कर रहे हो। तो मैं तो इस एग्जाम को कभी भी क्लियर नहीं कर पाऊंगी, ऐसा मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था। बट एक वो बिलीफ रहता है ना कि यार नहीं यार, अपन तो कैसे भी करके क्लियर करके रहेंगे, चाहे फिर जो भी हो जाए। बट इतना ज्यादा सोसाइटी का प्रेशर था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी लोगों ने जहां पर 3-4 रिविजन्स करके अपनी एग्जाम दी थी, अगर वो क्लियर नहीं कर पाए तो हम कैसे कर लेंगे। तो उसी मिथ को बस्ट करके मैंने अपने बोथ ग्रुप्स निकाले थे बहुत कम टाइम में, और मैंने कुछ भी नहीं करा था। ना मैंने एक एमटीपी दी थी, ना मैंने आरटीपी करी थी, ना मेरा कोर्स कवर हुआ था, ना मैंने कोई 3-4 बार रिविजन्स करे थे। इंस्टेड मैंने अगर अपनी एग्जाम्स को क्लियर करा तो आप भी कर सकते हो। सो दिस इज सीए परिधि कोठारी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे मेरे ट्राइड टिप्स और ट्रिक्स जो कि मैंने फॉलो करे थे लास्ट 1 मंथ में। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट है कि जनवरी की एग्जाम्स के लिए हमारी कंसेप्ट पे उतनी अच्छी कमांड नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ सीए वाला। यह आपके लिए बेस्ट चॉइस क्यों है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में, सितंबर अटेम्प्ट में, यहाँ से एयर 1, एयर 25, 31 और काफी सारी एयर्स आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो स्ट्रेटेजीज रहती है, इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है। और अगर आपके एग्जाम्स है जनवरी 25 में, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी सीए इंटर उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैचेस फॉर जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज पढ़ाती है, साथ ही में लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस में अनलिमिटेड व्यूज आपको मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सपोर्ट रहता है, और डेली टेस्ट और वीकली असाइनमेंट्स भी लिए जाते हैं। और अगर आपका अटेम्प्ट है सीए इंटर सितंबर में या फिर मई में, तो आपके लिए बैचेस है सीए इंटर प्रो उद्देश्य रेगुलर बैच। प्रो बैचेस में एक फायदा ये रहता है कि यहाँ पर आपको हार्ड कॉपीज मिल जाती है बुक्स की, साथ ही में जो भी आपके अटेम्प्ट के लिए, लाइक सितंबर अटेम्प्ट के लिए जितनी भी बैचेस रहेगी उन सभी का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड डेली टेस्ट और वीकली असाइनमेंट्स तो रहते ही है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगी कि आपको प्रो बैचेस की ओर जाना चाहिए, क्योंकि इसके बेनिफिट्स काफी ज्यादा है। अगर आप सीए फाउंडेशन में, तो आपके लिए भी सीए फाउंडेशन संपूर्ण प्रो बैच जो है वो अवेलेबल है, जिसकी प्राइसेस काफी अफोर्डेबल है। उसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं जो कि है परी, तो आपको एडिशनल 200 का ऑफ और मिल जाएगा। सबसे पहली बात, मेरा एक सब्जेक्ट जो था, जो कि हमारे टाइम पे हुआ करता था EISSM करके, वो बिल्कुल अनटच्ड था, मतलब मैंने उसे छुआ तक भी नहीं था। और बाकी जो सब्जेक्ट थे ना, उसमें भी हालत कुछ खास अच्छी तो थी नहीं, मतलब 30-40% पोर्शन तो उसमें भी बच ही रहा था। सो मेरे लिए एक सबसे बड़ा टास्क ये था कि इस सब्जेक्ट को पूरा करना है, और साथ ही में इन सब्जेक्ट्स के भी मेजर पोर्शन एक करना है, ताकि मैं एटलीस्ट उस सिचुएशन में रहूं कि मैं एग्जाम में जाकर एटलीस्ट वहां पर बैठ सकूं। सो मैंने सबसे पहले एक टारगेट सेट करा कि मैं 8 दिन अपने इस सब्जेक्ट को देती हूँ, EISSM को। सो आपका भी अगर कोई भी ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कि अनटच्ड है, इतना कम टाइम बाकी है अभी, तो आप सबसे पहले दूसरों का हटाओ उन्होंने जो कुछ करा, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने 4 रिविजन्स करके भी अपने एग्जाम को क्लियर नहीं करा है। और ऐसे भी लोगों को देखा, लाइक मेरे को, कि मैंने एक भी रिविजन नहीं करा, इंस्टेड मैंने अपने दोनों ग्रुप्स को क्लियर कर लिया था। सो हमें दूसरों से कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मालूम है कि आपका एक सब्जेक्ट जो है वो बात, तो आप एक नंबर ऑफ डेज जो है उसके लिए फिक्स्ड कर लो कि 8 दिन हम अगर इस सब्जेक्ट को देंगे तो हम दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोच भी नहीं रहे। अब आपको अपना स्टडी पैटर्न कैसा रखना है कि जहां पर आपको बाकी सारे लोग बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट चैप्टर्स कवर करो, वह मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप डिफिकल्ट चैप्टर्स को छोड़ दो। अभी जो सिंपल चैप्टर्स है, जो छोटे चैप्टर्स है, जिनका कवरेज पता है कहाँ पर कवर होगा, अब MCQs जो है वो कंपलसरी हो गए,
30 नंबर के एमसीक्यूज इन्हीं चैप्टर में से आएंगे जो कि छोटे हैं, जो कि आपको लग रहा है ना कि यार ये चैप्टर्स तो कहाँ ही पूछे जाएंगे, तो वो सारे चैप्टर्स अब एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। साथ ही में वो जो क्वेश्चन के सब पार्ट्स होते हैं ना, लाइक कम मार्क्स के 4 नंबर के 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स में से बन के आते हैं, जो छोटे रहते हैं, सिंपल रहते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब आपको कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलता है। सो ये चैप्टर्स जो रहता है ये तो हमें किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं, क्योंकि ये हमें एटलीस्ट से एटलीस्ट 40 नंबर तो ऐसे ही दिला देते हैं, मतलब हमारे पास होने का तो कोई लाइक झंझट ही नहीं रहती है। सो हम कोई एयर के लिए तो एम कर नहीं रहे, हमारा सिंपल सा फंडा है कि हमको एग्जाम्स को क्लियर करना है। सो मैंने अपनी एक ट्रिक जो मैंने लाइक आजमाई थी कि मैंने डिफिकल्ट चैप्टर्स, जो कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े चैप्टर्स है, जिनमें से भले हमें पता है कि 100% आने वाला है क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन इतना टफ आएगा कि आप उसमें भले कितनी अभी कोशिश कर लो लास्ट के 1 मंथ में, आप उनको कर भी लोगे, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है कि आपसे एग्जाम में बन जाए। तो इंस्टेड हम वो वाला चैप्टर कर ले, वो वाला पोर्शन कर ले जहां से हमें पता है कि सिंपल चैप्टर्स आने वाले हैं, सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो फोकस ऑन दैट चैप्टर्स अभी के लिए। उसके बाद अभी आपका कोर्स डेफिनेटली पूरा 100% कवर नहीं होने वाला है। 70% भी अगर आपका कोर्स कवर हो रहा है ना, मेक श्योर कि आप उसी को अच्छे से कर लो। और अच्छे से करने का मतलब क्या होता है कि हम बहुत सी बार क्या करते हैं, हमने किसी चैप्टर को करा, ठीक है, उसके बाद हमने 1-2 टॉपिक्स उसमें से छोड़ दिए थे उस टाइम पे, क्योंकि हमको लगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट अभी हमसे बन नहीं रहा है, और वो टॉपिक्स फिर बाद में कभी हो ही नहीं पाता, एग्जाम आ जाती है और वही टॉपिक्स हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स ऑफकोर्स आईसीएआई पूछता है जो कि टफ होते हैं, और वो तो आपने छोड़ दिए थे पहले। सो मेक श्योर करो कि आपने जो भी चैप्टर्स करे उसमें से एक सिंगल टॉपिक भी आपने छोड़ा नहीं है। आप पहले पूरी कोशिश कर लो कि आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। नहीं आ रहा है ना समझ, उसको रट लो, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं। आप जो सोचोगे ना कि यार ये तो नहीं आएगा एग्जाम में, सो वो तो जरूर से जरूर आईसीएआई एग्जाम में पूछने वाला है। सो ये मेक श्योर करते हुए चलना। साथ ही में एक ट्रिक जो आपको आजमानी रहती है वो ये है कि जो भी पोर्शन आप छोड़ रहे हो, लाइक 70% पोर्शन अगर आपने करा एग्जाम्स के लिए, 30% पोर्शन आपने नहीं करा, आपने उसकी बुक नहीं खोली, हमारी इच्छा नहीं, हमें टाइम नहीं मिला, तो उसको आपको पूरी तरह से नहीं छोड़ना है। उसको क्या करना है, उसकी रिविजन वीडियोस जो है उन चैप्टर्स की, उन टॉपिक्स की, उसको आप एटलीस्ट 2 बार जो है वो स्पीड पर देखते हुए जाओ। इससे क्या होगा कि हमें पेपर तो पूरा 100% अटेम्प्ट करना है, सो हमें एटलीस्ट एक बेसिक प्रिलिमिनरी आइडिया रहेगा उस टॉपिक का, और हम उस टॉपिक में कुछ ना कुछ लिख पाएंगे, जिसकी वजह से अटेम्प्ट करने की वजह से उन क्वेश्चंस को, हमको 4 नंबर का अगर वो क्वेश्चन रहेगा ना, तो एग्जामिनर एटलीस्ट 1-1.5 नंबर तो हमको अटेम्प्ट करने का दे देगा। तो आपने कम मेहनत में अब क्या करा, थोड़े मार्क्स यहाँ पर भी सिक्योर कर लिए। बहुत ही सीरियस इशू हो गया था। क्या हो गया था मेरे साथ कि यार मेरा इतना सारा परसेंट पोर्शन जो है वो पेंडिंग था। अब मेरे पास एक ऑप्शन था कि या तो मैं एमटीपी सॉल्व कर लूं, आरटीपी कर लूं, या फिर मैं वो अनटच्ड जो मेरा पोर्शन है कि वो कर लूं। सो मैंने ये चूज करा कि यार मैं इस चीज को लाइक अगर मैं एमटीपी करूंगी तो मुझे जो करी हुई चीजें मैंने जो बहुत अच्छे से करी, जिसपे मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये तो मैं लिख ही लूंगी, अगर मैं उसी का टेस्ट देती हूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज इससे गेन नहीं हो रहा है, मैं बस उसी को कंफर्म कर रही हूँ, तो मेरा जो इतना सारा कोर्स बाकी है क्यों ना मैं उसको कर लूँ। सो मैंने ये चूज करा कि मैं अपना जो है वो एमटीपी वगैरह नहीं देने वाली हूँ, मैं अपने क्या करने वाली हूँ, अपना जो मेरा इतना सारा पोर्शन बाकी है मैं वो करने वाली हूँ। तब जाकर मैंने 70 to 75% बेयर परसेंट पोर्शन जो है वो कवर करा था। अगर आपकी भी सेम सिचुएशन है कि आपका 70-75% पोर्शन भी नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आपको उसको करना चाहिए, ना कि एमटीपीज देना चाहिए। लेकिन अगर आप ये मान लो कि आपका 80% पोर्शन कवर हो चुका है, तब आपको फिर डेफिनेटली एमटीपीज की तरफ जाना चाहिए। तो अब आपको पता है आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन कि आपको कब क्या करना है। अब बात आती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कंफ्यूजन होता है कि एक ग्रुप दे या फिर बोथ ग्रुप्स दे दे, और आपकी जो प्रिपरेशन है बोथ ग्रुप्स में वो ऐसी है कि यार मतलब ठीक ठाक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, एक ग्रुप जो है उस पर बहुत अच्छे से कमांड बना लो, लेकिन देना दोनों ग्रुप से। मतलब आपने एग्जाम फॉर्म जिस चीज का भरा है, अगर बोथ ग्रुप्स का भरा है तो आप डेफिनेटली मेक श्योर करो कि आप उसकी एग्जाम्स अटेम्प्ट करने जाओ। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक मन में वो होना चाहिए कि यार मेरा एक ग्रुप तो एटलीस्ट क्लियर हो रहा है। सो मेक श्योर करो कि अभी जो लास्ट का 1 मंथ है उसमें आपका एक ग्रुप आपके हाथ में पूरी तरह से हो, पूरी तरह से उसमें कमांड हो कि ये एक ग्रुप तो जो है वो मेरा निकलना ही चाहिए। और जो सेकंड ग्रुप है वो भी हम दे देंगे, लेकिन हम उसमें इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। एक सबसे बड़ी गलती हम क्या कर देते हैं कि इस टाइम पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम टाइम है हमारे पास। अगर आप हर क्वेश्चन को लिख कर रहे हो, मतलब अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो आप बेयर मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन की करो। सारे क्वेश्चन को अगर आप लिख लिख कर करोगे तो जितने में आप एक क्वेश्चन लिख रहे हो ना, उतने में आप वो सेम जो है वो 2 क्वेश्चन को बोलकर अच्छे से कर सकते हो। सो सबसे मेन बात, हमें टाइम जो है वहां पे सेव करना पड़ेगा।
सो हर चैप्टर में से आप ये मेक श्योर करो कि आप 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो लिख कर रहे हो और बाकी सारे क्वेश्चंस को आप बोल कर रहे हो। फिर चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो या फिर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो। इसका मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी आप एक बार देखो और मुंह से बोल कर कैलकुलेटर पर आप सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि इतने कम टाइम में अपनी प्रिपरेशंस करिए, हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस खुद से नहीं है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम अपनी ये जो प्लान है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है, वो किसी और के साथ डिस्कस ना करें। अपनी सिचुएशन रो धोकर किसी और को ना बताए कि हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उससे आपको कुछ भी हेल्प नहीं मिलने वाली है। इंस्टेड आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और कुछ लोग जो है वो अपनी सिचुएशन को इतना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, वो बोलते हैं कि यार हमने इतने रिविजन्स कर लिया, हम उनकी वजह से बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इनका इतना कुछ हो गया और हमारा इतना सा भी नहीं हुआ। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो बाय।